हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं विज़न आईएएस के टेस्ट नंबर 6 का टेस्ट टेस्ट नंबर 7 का क्वेश्चन 39 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को इस क्लास में देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले प्रीवियस क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस के कारण वो 38 तक के क्वेश्चंस को ही रोक देना पड़ा था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रहा है 39 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कनडिप्पया जनजातीय शिल्पों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। कनडिप कनडिप्पया जनजातीय शिल्पों को भौगोलिक जीआई दिया गया है। यह एक हस्त निर्मित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दे रहा है बाँस की टोपी। क्या बाँस की टोपी है कनडिप्पया? कनडिप्पया जनजाति के जो उत्पाद है, बाँस की टोपी है या फिर शॉल है या फिर चटाई है या फिर खिलौना या कठपुतली है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक प्रकार की चटाई है। कनडिप्पया जनजाति जो केरल की है, वो चटाई बनाती है और उसके उत्पाद को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रही एम फॉर नेचर या फिर एआईएम फॉर नेचर पहल क्या है? एम फॉर नेचर पहल क्या है? तो यहाँ पर दे रहा है कि यह 2030 तक कम से कम 30% निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए देशों की क्षमता विकास की एक वैश्विक पहल है। तो यहाँ पर एक ही नंबर सही हो जाता है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही पहल है एम फॉर नेचर, जो कि केएमजीबीएफ के कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो वादा किया गया था केएमजीबीएफ में, जो भी वादा किया गया था कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि 2030 तक 30% पारिस्थितिकी तंत्र को और 30% समुद्र की रक्षा करना है, तो उसी के एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है एम फॉर नेचर पहल। इसको ध्यान रखना है कि एम फॉर नेचर पहल क्या है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में हाल ही में जारी वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यहाँ पर दे रहा हूँ अंक 8 विश्व व्यापार संगठन द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा या फिर व्यापार और ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। वैश्विक व्यापार संगठन द्वारा इसको शुरू किया गया है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट, वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट इसका नाम है। 2025 वर्ष वर्ष के अंतर्गत यह बदलते रहता है। यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्रक में क्या जी? तो बैंकिंग क्षेत्रक में कोष अनुपात के संदर्भ में विचार करना है। कोष अनुपात के बारे में देख लेते हैं। यह जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे एक बैंक यह जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे एक बैंक को अपने पास रखना अनिवार्य है। इसके बारे में पूछ रहा है कोष अनुपात। कोष अनुपात क्या कहते हैं? और दूसरा नंबर क्या दे रहा है? उच्च कोष अनुपात अर्थव्यवस्था में ऋण आपूर्ति में वृद्धि करता है। उच्च कोष अनुपात ऋण आपूर्ति में वृद्धि करता है। यहाँ पर सबसे अथी वाला बात है कि यहाँ पर बोल रहा है कि जम बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, और यहाँ पर बोल रहा है कि आप ऋण आपूर्ति में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि ये आपस में विरोधाभासी है। एक एक कथन ही सही हो सकता है। अगर ये एक नंबर सही होता है, दूसरा नंबर गलती हो जाएगा, दूसरा नंबर सही होता है, एक नंबर गलती हो जाएगा। अब ये ऑप्शन के अनुसार भी इसमें से आंसर टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें 1, 2, 1 ऐसे करके दिया हुआ था, इसमें टिक नहीं लग पाएगा। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन-सा सही है। तो ये एक नंबर तो थी गलती है, कैसे कि कोष अनुपात का संबंध इससे नहीं है, वो तो सीआरआर और एसएलआर का संबंध इससे होता है, जो कि बैंकों को अपने पास रखना होता है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ऋण आपूर्ति में वृद्धि होती है, तो कोष अनुपात के बढ़ने से ऋण आपूर्ति में कमी होती है, ना कि वृद्धि होती है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलती है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो एक सही है, ना तो दूसरा सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कितने वैश्विक बैंक समूह का हिस्सा है? वैश्विक बैंक समूह का हिस्सा है। यहाँ पर दे रहा है आईएफसी, आईसीएसआईडी, मीगा। यहाँ पर देख सकते हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3 और कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी तीनों सही है, जैसे कि आईएफसी भी है, आईसीएसआईडी भी है, मीगा भी है और आईबीआरडी भी है। आईबीआरडी भी एक बैंक, विश्व बैंक समूह किससे बनते हैं जी? तो इन 4 के मिलने से बनते हैं। और एक ठो और है जिसका नाम है, सबसे पहले जिसका बना था आईडीए। इन 5 के मेल से ही विश्व बैंक समूह बनता है। आईएफसी, आईडीए, एक नंबर आईएफसी, दूसरा नंबर आईडीए, तीसरा नंबर आईसीएसआईडी, चौथा नंबर मीगा, पांचवा नंबर आईबीआरडी। पांचों के मिलने से तब विश्व बैंक बनता है। विश्व बैंक कोई एक ठोस संस्था नहीं, बल्कि पांचों के मेल से बना है विश्व बैंक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक स्टेरिलाइजेशन करता है ताकि केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक स्टेरिलाइजेशन करता है ताकि स्टेरिलाइजेशन क्या करता है जी? तो यहाँ पर दे रहा है बाह्य आघातों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा भंडार को स्थिर किया जा सके। स्टेरिलाइजेशन सबसे पहले देखते हैं, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है जी? स्टेरिलाइजेशन का अर्थ एक बार समझ में आ जाए, किसी भी चीज को मतलब कि अन्य चीज़ प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट करना, स्टेरिलाइजेशन का अर्थ होता है, जैसे मेडिकल में ये नाम सुने होंगे कि स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइज मतलब कि कोई भी औजार होता है तो उसको गर्म करके गर्म पानी में खौला दिया जाता है, उसको ऐसे गर्म कर दिया जाता है, उससे विषाणु जीवाणु मर जाते हैं, तो उसको स्टेरिलाइज करना करते हैं।
तो सबसे यहीं पर ये केवल इस शब्द सुनने से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ हटा देने से, सफाई कर देने से तो इसका स्टरलाइज़ेशन रिज़र्व बैंक उपयोग करता है। रिज़र्व बैंक आर्थिक मामलों से जुड़ा करेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ काम स्टरलाइज़ेशन का काम आरबीआई ही कर सकता है। और स्टरलाइज़ेशन का अर्थ ये हो गया कि बाह्य आघातों से रक्षा करना। स्टरलाइज़ेशन शब्द से ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि शब्द से ही पकड़े जाता है उनका आंसर स्टरलाइज़ेशन मतलब कि सफाई करना। तो बाह्य आघातों से रोक देना, तो रिज़र्व बैंक ही करेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत स्थायी सुविधा या फिर एमएसएफ के संदर्भ में विचार करना है। एमएसएफ के संदर्भ में क्या कर लेते हैं। इसका उद्देश्य अंतर बैंक बाजार में रात्रिकालीन उधार दरों में अस्थिरता को कम करना है। उद्देश्य क्या है? अंतर बैंक बाजार में रात्रिकालीन उधार दरों में अस्थिरता को कम करना है। रात्रिकालीन उधार दरों में अस्थिरता को कम करना है। तो इसके बाद से दे रहा है यहाँ पर इस सुविधा के अंतर्गत उधार दर कभी भी रेपो दर से अधिक नहीं होता है। इस पर ध्यान देना था। एमएसएफ का बात कर रहे थे। ये तो एकदम फिक्स है कि ये रात्रिकालीन ही होता है, सही है कि अंतर बैंक बाजार में रात्रिकालीन एक ही दिन के लिए 24 घंटा से कम के लिए बैंकों को ऋण दिया जाता है, तो किसके तहत दिया जाता है जी? एमएसएफ के तहत। लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है कभी भी रेपो दर से अधिक नहीं होता है, तो ये गलती है। रेपो दर से अधिक भी हो सकता है, ऐसा कोई सामान्यतः अधिक नहीं होता है, लेकिन अधिक हो भी सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल ए सही हो जाएगा, ना कि बी। तो बी गलती हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारतीय रिज़र्व बैंक के उद्देश्य क्या हैं? भारतीय रिज़र्व बैंक का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना। उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना। और इसके बाद से दे रहा है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। और इसके बाद से दे रहा है जनता को पर्याप्त मात्रा में सिक्के उपलब्ध कराना। यहाँ पर सही आंसर तो सही आंसर यहाँ पर सब का सब है। उत्पादकों के को ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, सिक्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यहाँ पर कुछ लोगों को लग सकता है कि सिक्कों की आपूर्ति तो कौन करता है जी? तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सिक्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आरबीआई का काम है। आरबीआई भले ही छापने का काम वित्त मंत्रालय करता है, लेकिन उसको जारी करने का काम रिज़र्व बैंक के पास ही होता है, सिक्कों को भी। यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर आईएमएफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मतदान में हिस्सेदारी के संदर्भ में विचार करना है। विचार कर लेते हैं आईएमएफ में मतदान कैसे होता है। यहाँ पर दे रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की मतदान में हिस्सेदारी सर्वाधिक है, उसके बाद चीन का है। उसके बाद से दे रहा है यहाँ पर भारत मतदान में 5% से अधिक हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर है। आईएमएफ में चौथे स्थान पर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन दूसरे नंबर पर कैसे आ जाए। जब भले ही अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर चीन है, लेकिन मुद्रा के मामले में आईएमएफ में जमा के मामले में चीन पीछे है। क्योंकि चीन आईएमएफ और विश्व बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने की जगह एशिया और अन्य संगठनों में हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। यहाँ पर चीन दूसरे नंबर पर जा ही नहीं सकता। भले ही इसकी मुद्रा आईएमएफ के पॉकेट में शामिल है, लेकिन चीन दूसरे स्थान पर नहीं है। चीन की जगह जापान दूसरे स्थान पर। यहाँ पर दूसरा गलती हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर गलती है और नेक्स्ट दे रहा है 5% से अधिक की हिस्सेदारी है, तो ये भी गलती है। भारत की हिस्सेदारी 5% से अधिक नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 और 2 दोनों गलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नहीं, कौन सा गलती नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फार्मों के क्या पूछ रहा है? विचार करना है, लेकिन किस संदर्भ में विचार करना है जी? यहाँ पर दे रहा है कि उपर्युक्त सेवाओं में से भारत में भुगतान बैंकों द्वारा कौन-सी प्रदान की जाती है? भुगतान बैंकों द्वारा कौन-सी सेवा प्रदान की जाती है जी? यही तो विचार करना है। भुगतान बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा। केवल 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर 1, 2, 3। यहाँ पर देख सकते हैं फार्मों के लिए चालू खाता भुगतान बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है जी। तो ऐसे खुदरा ऋण, तो ऐसे प्रीपेड कार्ड जारी करना। यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्मों के लिए चालू खाता उपलब्ध कराने का काम करते हैं भुगतान बैंक, जिसको पेमेंट्स बैंक कहते हैं। जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम भी एक पेमेंट्स बैंक की तरह कार्य करता है। और इसके बाद से खुदरा ऋण कह रहा है, क्या खुदरा ऋण को उपलब्ध कराते जा सकते हैं ये? तो यहाँ पर दे रहा है प्रीपेड कार्ड जारी करना, प्रीपेड कार्ड जारी करना। तो जो भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो बैंक खाता खुलवाएगा उसको पता होगा कौन-कौन सी सेवाएँ मिलती है। यहाँ पर 1 और 3 तो सही है। 1 और 3 तो सही है, लेकिन दूसरा नंबर गलती है। खुदरा ऋण ये सब बैंक नहीं उपलब्ध कराते। 1 और 3 सही है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लघु वित्त बैंकों के संदर्भ में विचार करना। लघु वित्त बैंकों के संदर्भ में विचार करना, क्या विचार करना? सही विचार करना, गलत विचार नहीं करना। तो विचार कर लेते हैं, सही विचार ही करते हैं। दे रहा है कि ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कार्यों के लिए कंपनियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। लघु वित्त बैंक बोल रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत होते हैं लघु वित्त बैंक। उसके बाद से दे रहा है
ये जमा स्वीकार करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार भी आंसर लगा सकते हैं कि 1-2 जैसे ये इसमें एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, अगर ये गलती एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। उसके बाद से दे रहा है कि ये सार्वजनिक लिमिटेड की तरह कार्य करते हैं। उसके बाद से दे रहा है ये जमा स्वीकार करते हैं और असेवित एवं अल्प सेवित वर्गों के ऋण प्रदान करते हैं। इसके बाद से दे रहा है इन्हें सीआरआर और एसएलआर बनाए रखने की अनिवार्यता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात है कि सीआरआर और एसएलआर की बनाए रखने की अनिवार्यता नहीं है, वो भी लघु वित्त बैंकों को। तो यही ऑप्शन गलती हो जाएगा। ऐसे कि सीआरआर और एसएलआर बनाए रखने की अनिवार्यता भले ही नहीं है, लेकिन रखना है ज़रूर, रखना पड़ता है। एक नैतिक दबाव बना के रखता है आरबीआई, और ये भी कहता भी है कि इसको इन लोगों को बना के रखना है सीआरआर और एसएलआर। यहाँ पर 3 नंबर गलती हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन वित्तीय संस्थाओं को वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर मानदंड को बनाए रखना अनिवार्य है? यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक। यहाँ पर क्या पूछ रहा है जी? तो सही का चयन करना, गलती का करना नहीं, बल्कि एसएलआर, किन वित्तीय संस्थानों को एसएलआर बनाए रखना चाहिए? तो दे रहा है कि यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बनाए रखने की जरूरत पड़ता है एसएलआर को। स्थानीय क्षेत्रीय बैंक ये भी बनाकर रखते हैं एसएलआर। और यहाँ पर दे रहा है कि सहकारी सहकारी बैंक, तीनों को रखना पड़ता है एसएलआर बनाकर। एसएलआर का तात्पर्य क्या है? वैसे प्रतिभूतियाँ, मतलब गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सोना में भी हो सकता है, या फिर अन्य धातुओं के रूप में भी हो सकता है, जिसको बनाकर रखते हैं बैंक अपने मुश्किल समय में काम आने के लिए, तो इसको एसएलआर बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट, बोल रहा है विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। एसडीआर एक मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर दावा है। एसडीआर एक मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ पर दावा है जी। तो मेरा एसडीआर बास्केट में शामिल की जाने वाली किसी भी मुद्रा को, एसडीआर एक मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर दावा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट दे रहा है, पूरा ऑप्शन देख लेते हैं साथ में। यहाँ पर एसडीआर बास्केट में शामिल की जाने वाली किसी भी मुद्रा को निर्यात मानदंड और स्वतंत्रता के रूप में उपयोग योग्य मानदंड को पूरा करना होता है। और उसके बाद से दे रहा है एसडीआर निजी व्यक्ति और संस्थाओं द्वारा रखे जा सकते हैं। एक देख कर ही लग सकता है कि ये कह रहा है कि निजी व्यक्ति और संस्था रख सकते हैं, सारा स्वर गलती है। और यहाँ पर दे रहा है कि मुद्रा है, मुद्रा नहीं है ये। एसडीआर कोई मुद्रा नहीं है, अगर मुद्रा होता तो सारा का सारा वैश्विक आयात निर्यात एसडीआर में से हो चुका होता, लेकिन ये पे मुद्रा नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर भी गलती है और 3 नंबर भी गलती है, केवल बी नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, केवल बी कौन किसमें है जी? ऑप्शन नंबर बी में ही है, केवल 2। एसडीआर जो है आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन देशों के सहयोग से, और वो अपने बनाकर रखता है आपातकालीन स्थितियों में वैश्विक स्तर पर ये मुद्राएं उपलब्ध कराता है विभिन्न देशों को, बल्कि एक साथ में ही बांटता है। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है कि लगता है कि एसडीआर क्या आपातकालीन स्थिति में किसी को भी दे सकता नहीं, बल्कि एक जब भी वैश्विक स्तर पर मंदी आती है या फिर आपातकालीन स्थिति होती है, जैसे भी वैश्विक स्तर पर युद्ध लग गया या फिर कोई भी ऐसा आपातकाल आया, तब जाकर एसडीआर एक साथ में पूरे विश्व के सभी देशों में हिस्सा बांटता है। और ऐसा कभी आ जाए कि पूछ दे ऑप्शन में कि कभी किसी भी देश को जब चाहे दे सकता है एसडीआर, नहीं, पर आपातकालीन स्थिति में एसडीआर जारी किया जाता है। देश इसको बनाए रखते हैं अपने रिजर्व के रूप में और अपने साख को नियंत्रित करने के लिए। अब देख लेते हैं भारत में मुद्रा आपूर्ति के उपायों के संदर्भ में विचार करना। मुद्रा आपूर्ति के उपायों के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है मुद्रा आपूर्ति के सभी उपायों में M1 सबसे अधिक तरल है। यहाँ पर बोल रहा है कि M1 सबसे अधिक तरल है जी। और दूसरा नंबर दे रहा है M4 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है। M4 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है। इसे समस्त मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ये गलती है। कहीं जी तक कहीं सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? M3 का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको व्यापक मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। IC की सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता था? M3 का, ना कि M4 का। ये व्यापक मुद्रा नहीं है। तो यहाँ पर दे रहा है कि मुद्रा आपूर्ति, तो M1 का अर्थ क्या होता है? जो कि लोगों के पास होते हैं, बैंकों के पास सामान्यतः, मतलब ऋण देने के लिए पैसे जो होते हैं उन सबको मिलाकर, क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं कि जो तरलता होता है बाजार में, उसको M1 के अंतर्गत रखा जाता है। जो बाजार में चल रहा है उसके पास बैंकों के हाथ में भी है, कभी जो ऋण मांगा जाएगा उसको, मतलब किसी विशेष लोग को दे सकते हैं, तो उसको M1 का अंतर्गत है। इसीलिए इसको सबसे अधिक तरलता होती है M1 में, लेकिन M3 व्यापक होता है। उपयोग किसका किया जाता है? M3 से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यापक मुद्रा M1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी मुद्राएं विशेष आहरण अधिकार
की मुद्राओं के बास्केट का हिस्सा है, एसडीआर की मुद्राओं के बास्केट का हिस्सा है। यहाँ दे रहा अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चीनी रेनमिनबी, भारतीय रुपया, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग। डॉलर तो शामिल है, येन भी शामिल है, रेनमिनबी भी 2017 में 16 और 17 में ही शामिल हुआ है, वर्ष 2016-17 में, लेकिन रुपया शामिल नहीं है। यूरो भी शामिल है, पाउंड स्टर्लिंग भी शामिल है, अर्थात 5 ही मुद्राएँ हैं जो कि आईएमएफ के बकेट में शामिल है, एसडीआर में शामिल हैं। तो ये 5 ही मुद्राएँ शामिल है, तो यहाँ पर दे रहा है कि केवल 3 यहाँ पर ऑप्शन दिया ही है, ऑप्शन नंबर सी केवल 5 शामिल है, रुपया शामिल नहीं है एसडीआर के बास्केट में। अगले लेते हैं, आरबीआई की निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है ब्याज दरों में वृद्धि करना, आरबीआई की कार्यवाही के संदर्भ में विचार करना, ब्याज दरों में वृद्धि करना, रिजर्व आवश्यकताओं में वृद्धि करना, क्या जी? रिजर्व आवश्यकताओं में वृद्धि करना, सरकारी बॉन्ड बेचना, और इसके बाद से दे रहा है क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। संकुचनात्मक मौद्रिक नीति के कार्यवाही, आरबीआई की कार्यवाही क्या है? ये ही सबसे बड़ा चीज़ है। संकुचनात्मक मौद्रिक नीति, आरबीआई संकुचनात्मक मौद्रिक नीति अर्थात बाजार से पैसा कम करना संकुचनात्मक कहलाता है। तो यहाँ पर तेरा ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे ही ब्याज दरों में वृद्धि लोग ऋण लेना कम कर देंगे, जिससे बाजार में तरलता कम हो जाएगी। सही है, संकुचन हो जाएगा। रिजर्व आवश्यकताओं में वृद्धि करना, रिजर्व अर्थात बैंकों को अधिक पैसा अपने पास लॉकर में रखना पड़ता है, जिससे ज़्यादा पैसा लॉकर में रखेंगे तो लोगों को मिल नहीं पाएगा, तो बाजार में पैसा नहीं जाएगा, बाजार संकुचित होने लगेगा। बाजार नहीं मतलब मुद्रा संकुचित होने लगेगा। सरकारी बॉन्ड बेचने से क्या होता है, तो लोगों के पास जो पैसा होता है, बॉन्ड दे के सरकार और पैसे ले लेती है। पैसे जैसे ही बाजार से सरकार के पास चले जाते हैं, बस लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, कम पैसे होते हैं, तो मुद्रा संकुचित हो जाती है, मुद्रा का मूल्य स्थिर हो जाता है। यहाँ पर सभी के तीनों उपकरण हैं जो कि संकुचित